हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और इसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो सब क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए सो दैट एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजी वे में सॉल्व कर सके। तो आओ ज़रा डिस्कस करते हैं कि हमको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ सेट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सेट होता क्या है, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में और इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने कभी ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप 11th में पढ़ लोगे ना तो 12th में भी इसका इंपॉर्टेंस है, और आगे जब भी मैथ्स पढ़ोगे सेट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये सेट होता क्या है, ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। जब हम समझ गए कि सेट क्या है, फिर हम बात करेंगे कि मैथमेटिकली सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। और इसी रिप्रेजेंटेशन में दो मेथड होते हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म, टैब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं इसको, एंड द नेक्स्ट मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसमें हम बातें करेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके ऊपर सवाल आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आपसे बोल देंगे कि हम आपको रोस्टर फॉर्म में दे रहे हैं, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। फिर हम आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो बेसिकली हमको ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखते हैं। बहुत ही ज़्यादा विस्तार में इसके ऊपर भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एकदम बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं कि ये सेट होता क्या है। अगर आप अपनी बुक को खोलोगे ना तो आप एक डेफिनेशन पाओगे सेट की। क्या? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कुछ समझ में आया? नहीं मैम, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का, उसे हम सेट कहते हैं। अब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने क्या कहा, सेट क्या होता है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। लेकिन व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आपका जो कलेक्शन है, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहते हैं और वो सेट कहलाता है। कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मतलब क्या हुआ मैम? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि मैं आपसे कहूं अभी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का नाम बताओ आप मुझे, उनका कलेक्शन बताओ। चलो, 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? क्या ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज होगा? अगर पर्सन टू पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, देन इट इज नॉट अ सेट। क्योंकि सेट क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब आपकी क्लास में मान लो 40 बच्चे बैठे हैं और उन 40 स्टूडेंट्स के सामने मैं ये क्वेश्चन लेके आती हूँ कि कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया का नाम बताओ आप। इंडिया के 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का नाम आपको बताना है। तो पहला स्टूडेंट हो सकता है उसका आंसर दे विराट कोहली, MS धोनी, हरभजन सिंह। दूसरा स्टूडेंट हो सकता है आंसर दे दे ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर एंड रोहित शर्मा। इसी तरीके से आपके क्लास में बैठे 40 बच्चों के ओपिनियन इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसका जो आंसर है हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सब मुझे अलग अलग कलेक्शन दे दें इसमें, इसका मतलब क्या हो रहा है
कि जो कलेक्शन है, जो ओपिनियन है, जो आंसर है, इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जब किसी कलेक्शन का आंसर, ठीक है, पर्सन टू पर्सन चेंज कर जाए तो वो सेट नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन, द टर्म बेस्ट, यहाँ पे जो हमने ये टर्म बेस्ट यूज किया है ना, इट इज वेग। द टर्म बेस्ट इज वेग, सो द गिवन कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, डेफिनेट नहीं है। बेस्ट मतलब क्या? अब बेस्ट को अगर मैं डिफाइन करूं तो हो सकता है कि मैंने कहा बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, तो जो स्टूडेंट एक्स है उसके दिमाग में आ रहा हो कि सबसे अच्छा बैट्समैन कौन रहा हो, उसने कितने सेंचुरीज मारे हैं, ठीक है, या फिर उसने कितने ज़्यादा आउट किया है, राइट, जो भी टर्मिनोलॉजीज है, राइट। तो हो सकता है ये बेस्ट जो शब्द मैंने यूज़ किया ना यहाँ पे, ये डेफिनेट नहीं है, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो, बेस्ट मतलब क्या। तो यहाँ पे इस टर्म के वजह से मेरा जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, और जब मेरा कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो उस कलेक्शन को आप सेट नहीं कहते। तो कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। क्या ये बातें समझ में आ रही है? सेट क्या है, क्या नहीं है? टेंशन नहीं लो, आपके वार्म अप के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इसको समझने की कोशिश करना है कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। ठीक है, कौन सा कलेक्शन सेट कहलाता है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, इट इज नॉट अ सेट। क्यों? बेस्ट मतलब क्या, ठीक है, किस सेंस में आप बात कर रहे हो, हमको क्लियर नहीं है। यहाँ पे आंसर हमको डिफरेंट मिल रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हमने अभी सीखा कि व्हाट इज अ सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट। वेल डिफाइंड का मतलब कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जैसे ही मैंने आपके सामने ये सवाल रखा कि कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं। दिस कलेक्शन इज चेंजिंग, ओपिनियन इज चेंजिंग, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, किसी स्टूडेंट एक्स ने कहा कि 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं विराट कोहली, MS धोनी, हरभजन सिंह। किसी स्टूडेंट वाई ने कहा द 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स आर ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस कलेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, ओके, चलिए जी एक और कलेक्शन लेते हैं अपन। क्या ये सेट होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मैं आपके क्लास में आई, 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, मैंने उनसे कहा कि जल्दी से मुझे कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स दे दो जो 10 से छोटे हैं। अभी मैं आपसे रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रही कि ये लिखा सही है या नहीं, लिखने के तरीके पे अभी हम आए नहीं है। अभी हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्शन सेट है या नहीं। जब आप पहचान लोगे तब मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी। लिखा तो मैंने एकदम गलत है, ये ऐसा लिखना ही नहीं है अपन को सेट। ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसे रैंडमली मैंने आपसे आंसर्स पूछे, तो आप क्या क्या आंसर दोगे वो आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। रिप्रेजेंटेशन पे चर्चा करेंगे जब हमें सेट क्या है ये पता चल जाए। अब मैं आपकी क्लास में आती हूँ, ठीक है, आपने बड़े प्यार से मुझे गुड मॉर्निंग कहा, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आपके क्लास में बैठा पहला बच्चा कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10 में 2, 4, 6, 8 बोलेगा। दूसरा बच्चा भी यही आंसर देगा 2, 4, 6, 8, 10। तीसरा बच्चा भी 2, 4, 6, 8, 10 एंड जो 40th स्टूडेंट है वो भी यही आंसर देगा 2, 4, 6, 8, 10। मतलब यहाँ जो कलेक्शन है इट डू नॉट चेंज, कलेक्शन डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या कलेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक इंसान से दूसरे इंसान पे जा रहे हैं ना अपन, तो कलेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। मतलब ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड है। और जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं कि इट इज अ सेट। तो अगर मैं आपके क्लास के सभी बच्चों से ये सवाल पूछूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो सब लोग इसका एक ही आंसर देंगे, दैट इज 2, 4, 6, 8। ये सभी मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, इवन है और 10 से छोटे हैं। दिस कलेक्शन इज नॉट चेंजिंग, ओपिनियन इज नॉट चेंजिंग, देयरफॉर इट इज अ सेट। कुछ समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। ठीक है जी, अभी अपन पहचान रहे हैं
और अच्छे से पहचानते हैं। चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। क्या इसका आंसर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? हाँ मैम, बेस्ट हॉकी प्लेयर्स, ठीक है। यहां पे जो ये टर्म बेस्ट है ना, ये कैसा है? डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। सो दिस टर्म बेस्ट इज वेग, इट इज नॉट डेफिनेट। तो इसकी वजह से क्या होगा? The term best is vague. Therefore, collection of 11 best hockey players of India changes from person to person. Therefore, the collection is not well defined. Therefore, it is not a set. Clear है? तो भैया ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेस्ट का मतलब क्या है? बेस्ट हॉकी प्लेयर्स कैसे आप डिफाइन कर रहे हो? ठीक है, इट इज नॉट क्लियर। आंसर चेंज करेगा, ओपिनियन चेंज करेगा इसमें, तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ओके, एक और एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब यार यहां पे तो इसमें भी जो ओपिनियन है, जो आंसर है, वो वेरी करेगा। किसी के लिए कुछ डेंजरस है, किसी के लिए कुछ डेंजरस है। आंसर इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। एक फिक्स्ड आंसर तो नहीं आएगा कि नहीं भैया ये डेंजरस है, फिर ये डेंजरस है, फिर ये डेंजरस है। ऐसा कोई फिक्स्ड आंसर तो नहीं है। इसका आंसर तो चेंज कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मोस्ट डेंजरस शब्द क्लियर नहीं है, इट इज नॉट डेफिनेट। यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है। जब आपका आंसर वेरी कर जाए दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेट। तो ये मोस्ट डेंजरस क्या है भैया? दिस इज नॉट डेफिनेट, ये क्लियर नहीं है, कहना क्या चाहते हो, तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, क्या ये सेट बनाएगा? क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? नहीं मैम। क्यों मैम? ये इंटरेस्टिंग शब्द जो है ना, ये वेग है, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कहना क्या चाहते हैं। अब किसी के लिए इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है, किसी के लिए इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन, राइट। अब आंसर चेंज करेगा पर्सन टू पर्सन, कलेक्शन विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? चलो एक और क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। अब ये तो आपके क्लास में किसी भी बच्चे से पूछ लूँ ना, तो सबका आंसर फिक्स ही होना है। ठीक है, सबका आंसर क्या ही होना है जी? फिक्स ही होना है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। सभी यही बोलेंगे आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन टिल 49, क्योंकि लेस देन 50 चाहिए। इसका आंसर चेंज नहीं करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस कलेक्शन विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज अ सेट। तो ये क्या है? ये एक सेट है। ऑल क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अगेन गुड हॉकी प्लेयर्स, बेस्ट हॉकी प्लेयर्स, ये बेस्ट गुड, ये तो शब्द है ना, ये वेग है, ये डेफिनेट नहीं है, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो कलेक्शन मिलेगा ना, इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जब कलेक्शन चेंज करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है। और सेट की डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो भैया यहाँ तो कलेक्शन वेरी कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इट इज नॉट अ सेट। तो ये आपका सेट नहीं है। क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। सोच समझ के आंसर दो इसका। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उनका कलेक्शन, क्या ये सेट है? अब सपोज आपकी क्लास है 11th A, ठीक है, तो 11th A क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन क्या चेंज होगा? अगर मैं आपकी क्लास के किसी बच्चे से बोलूं कि आपकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उनका पूरा एक मुझे नाम लिख के दे दो, ठीक है, तो क्या वो नाम वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन?
अगर मैंने किसी स्टूडेंट एक्स को कहा 11th ए के कि आप मुझे आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका नाम लिख के दो, और एक स्टूडेंट से कहा मैंने आपके 11th ए क्लास का ही कोई स्टूडेंट है वाई, उससे कहा लिस्ट बनाने के लिए, तो दोनों की लिस्ट सेम ही होने वाली है। कलेक्शन विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या है, एक सेट है। तो आप लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर द गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, फिर से आपको बताना है भैया सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो यहाँ पे अगर मैं कलेक्शन बनवाने जाऊँ तो कलेक्शन तो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब मोस्ट टैलेंटेड शब्द जो है ये वेग है, ये क्लियर नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड मतलब किस वे में, राइट? तो मतलब ये इस शब्द की वजह से, मोस्ट टैलेंटेड शब्द की वजह से आपको ना यहाँ पे डिफरेंट कलेक्शंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ओपिनियंस यहाँ पे आ जाएंगे अलग अलग। तो जब डिफरेंट कलेक्शन देखोगे, कलेक्शन वेरी कर रहा है तो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, और जब कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, एक बार अपनी कॉपी में लिखो। द टर्म यहाँ पे लिखोगे क्या, इट इज नॉट अ सेट। अब क्यों नहीं है उसका रीजन क्या, लिखो अपनी कॉपी में। द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज वेग। जो टर्म है मोस्ट टैलेंटेड, आप ऐसा लिखेंगे, द टर्म मोस्ट टैलेंटेड, द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज वेग, मतलब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इज वेग, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, पूरा लिखेंगे आप, है ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया वेरी चेंजेस, ठीक है, फिर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर द कलेक्शन is not well defined, the collection is not well defined, therefore not a set, therefore it is not a set। ऐसा पूरा आंसर लिख के आना है आपको, ठीक है। अगर जस्टिफिकेशन पूछें तो ऐसा पूरा लैंग्वेज में लिख के आना है। नॉर्मली पूछें बताओ है या नहीं तो सिर्फ हाँ या ना लिख के आ जाना। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज वेग, collection of most talented writers of India vary from person to person, therefore collection is not well defined, therefore not a set। ठीक है, इस तरीके से लिख के आना है आपको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। क्या ये सेट होगा, क्या लगता है आपको? कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब देखो, ये लग रहा है ये सेट है क्या? ये सेट नहीं है, क्योंकि किसी के लिए डिफ़िकल्ट कुछ हो सकता है, किसी के लिए डिफ़िकल्ट कुछ हो सकता है। किसी को डिफ़िकल्ट ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा लग सकता है, किसी को डिफ़िकल्ट कैलकुलस प्रोबेबिलिटी लग सकता है, किसी को डिफ़िकल्ट सेट लग सकता है, किसी को डिफ़िकल्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस लग सकता है। तो यहाँ जो कलेक्शन आपको मिलेगा ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि कलेक्शन विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जैसे ही कलेक्शन वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता। और सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। आंसर कैसे लिख कर आओगे? द टर्म डिफिकल्ट इज वेग, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स may vary from person to person, therefore the collection is not well defined, therefore not a set। ठीक है, डन। चलिए जी आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। सो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का कलेक्शन, क्या ये कलेक्शन सेट होगा? क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? सोच समझ के आंसर देंगे आप। हाँ मैम, इट इज अ सेट। अगर हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का एक कलेक्शन बनाए पूरा, तो ये कलेक्शन विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जितनी भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, अगर मैं कहूँ कि वो मुझे आप लिख के दिखाओ,
तो सबका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपका ओपिनियन मैटर कर रहा था कि मोस्ट डेंजरस, डिफिकल्ट, टैलेंटेड, इंटरेस्टिंग, वहाँ पे आपका ओपिनियन था। और ओपिनियन तो बेटा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको कह दिया है, सुनो जितनी भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं उन सभी नॉवेल्स का कलेक्शन क्या सेट है? यस इट इज़ अ सेट। क्यों? क्योंकि आंसर वेरी नहीं करेगा, आंसर फिक्स रहेगा। अगर मैं ऐसा कह देती कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो फिर वो सेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपसे कोई ओपिनियन नहीं पूछा, यहाँ पे कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा, सिंपल सवाल किया है कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, दैट मीन्स इट इज अ सेट, ठीक है। यहाँ पे आंसर सबका सेम ही आना है, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इट इज अ सेट। क्यों? बिकॉज दिस कलेक्शन विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट, ठीक है, ऐसा लिख देना है आपको। चलिए जी आगे देखते हैं अगला सवाल। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, एक ईयर में उन सभी मंथ आपको लिख देना है, उन सभी मंथ का कलेक्शन आपको बताना है जो जे से स्टार्ट होता है। तो मैम एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से वो मंथ आपको बताना है जो जे से स्टार्ट होता है, जनवरी, जून, जुलाई। तो अगर ये सवाल मैं आपके क्लास के किसी भी बच्चे से पूछूं तो सब यही आंसर देंगे। यहाँ पे भी आपका ओपिनियन थोड़ी चाहिए कि बताओ कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा अच्छा है, ओपिनियन नहीं पूछ रहे। क्या पूछ रहे? वो सभी मंथ का नाम बता दो जो जे से स्टार्ट होता है एक साल में। तो जनवरी, जून, जुलाई। ओपिनियन नहीं है तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा तो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड है तो इट इज़ अ सेट। तो यहाँ पे क्या कहोगे? यस इट इज़ अ सेट, ठीक है। चलिए जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अपनी बुक को खोलो, चैप्टर नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं उन सब का कलेक्शन, क्या ये सेट है? सोच समझ के बताएंगे आप। यस इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि इन्हें कह दिया है जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में उसका कलेक्शन लेकर आओ। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको साथ में लिख लेना है। इट विल ऑल्सो नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये आंसर भी फिक्स रहेगा। इसका मतलब इट इज अ सेट, तो ये भी एक सेट है। अगर मैं ऐसा कहती द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो ये सेट नहीं होता, क्योंकि डिफिकल्ट शब्द वेग हो जाता, अस्पष्ट हो जाता, क्लियर नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता। कुछ स्टूडेंट्स को सेट का आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट लगता, किसी को सेट बिल्डर डिफिकल्ट लगता। तो ये जो कलेक्शन होता वो आपका वेग हो जाता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता, क्योंकि आपसे ओपिनियन पूछ रहे होते कि भैया डिफिकल्ट क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ओपिनियन पूछ रहे हैं क्या? ना, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में है उसका कलेक्शन। तो भैया सबका आंसर सेम ही आना है। इसका मतलब क्या? इट इज अ सेट। क्यों? वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा। अगला सवाल, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के सारे डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। अब देखो ये भी ओपिनियन है, डेंजरस आपको लगता है डेंजरस, आपके अकॉर्डिंग डेंजरस कुछ सेट ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए डेंजरस कुछ एनिमल्स हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ओपिनियन मोस्ट डेंजरस, आपको क्या लगता है मोस्ट डेंजरस क्या है? तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर विल चेंज। और जब भी ओपिनियन आ जाता है, जब भी पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज होता है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। और अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज नॉट अ सेट। वाई? बिकॉज द टर्म मोस्ट डेंजरस इज वेग, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। सो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड will change from person to person. That means the collection is not well defined, and if the collection is not well defined, it is not a set. ठीक है, डन। चलिए जी, अच्छा एक और क्वेश्चन है आपके लिए, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, ये सेट है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या ये सेट है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं अपन, इतना हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सेट है
कौन सेट नहीं है। आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन आ गया है। एक सवाल पेपर में डेफिनेटली आएगा, सेट क्या है और सेट क्या नहीं है। सिंपल सी बात। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जब हम आपसे ओपिनियन नहीं पूछ रहे, जब कलेक्शन इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना सेट के अंदर, जैसे हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो आपने क्या कहा? जून, जुलाई, जनवरी, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले जनवरी लिखेंगे फिर जून फिर जुलाई, ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट आया है, इन ऑब्जेक्ट को हम मेंबर्स, एलिमेंट भी कहते हैं। इनको हम एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं। या फिर मैं नॉर्मल कहूँ कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ये क्या है? एक सेट है। अब इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, इन ऑब्जेक्ट्स को आप एलिमेंट भी कहते हो या मेंबर भी कहते हो और बेटा जी ऑब्जेक्ट भी कह देते हो, ठीक है। तो जो भी आंसर आप लिख रहे हो दैट इज नोन एज मेंबर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट। वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर। जैसे आपका नाम है कुछ, स्टार्ट करते हो कैपिटल लेटर से, ऐसे ही सेट को भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो इसका एक नाम दोगे आप। एक नाम दिया हमने कैपिटल ए, इस कलेक्शन को हमने एक नाम दे दिया, इट इज कैपिटल ए। तो जो भी आपके सेट होते हैं उन्हें डिनोट करते हो आप कैपिटल लेटर से। कुछ भी ले लो, ए बी सी, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, एनी लेटर, बट दैट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर कोई एलिमेंट सेट ए का हिस्सा है, वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। ये जो ई है ये ई नहीं है, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं। ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे 11th ए में आप पढ़ते हो तो हम क्या कहेंगे कि स्टूडेंट एक्स बिलोंग्स टू 11th ए। आप 11th ए का हिस्सा हो, है ना? क्लास समझ में आ रहा है आपको? 11th ए, 11th बी, 11th सी, तो हो सकता है आपका सेक्शन ए रहा हो। तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि दिस स्टूडेंट एक्स बिलोंग्स टू क्लास 11th ए, तो आप 11th ए का हिस्सा हो, ठीक है। 11th ए आपकी एक फैमिली हो गई, आप उसका एक मेंबर हो, ठीक है जी, राइट। तो इसी तरीके से जो एलिमेंट सेट के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि दे बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है। तो विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए, इसे ई मत पढ़ना, ए ई ए, ऐसा कैसा चलेगा? ये क्या है? ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसा ए ई ए नहीं पढ़ने का है, ठीक है। क्या बोलोगे? बिलोंग्स टू। सो ए बिलोंग्स टू ए और ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हम तो बिलोंग्स टू पढ़ देते हैं। अब मान लो भाई आप 11th ए में हो, एक टीचर आप जा रही थी, उन्होंने कहा कि दिस स्टूडेंट डज नॉट बिलोंग्स टू 11th बी। मतलब क्या? कि जो स्टूडेंट एक्स है वो 11th बी का नहीं है, 11th ए का था, ठीक है। अगर स्टूडेंट एक्स 11th बी का नहीं है, 11th बी उसकी क्लास नहीं है, तो वो 11th बी क्लास को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं लिखा है तो आप कहेंगे दैट एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए आप ऐसा साइन बनाते हो। यहाँ लिखा है कि इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर एलिमेंट ए सेट का हिस्सा नहीं है तो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई होप ये क्लियर है। जैसे आप 11th ए में पढ़ते हो, ठीक है, आप कोशिश कर रहे थे ऐसे 11th बी के अंदर जाने के लिए, टीचर ने कहा नो, दिस स्टूडेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 11th बी, गो बैक टू योर क्लास इन 11th ए। होता है ना स्कूल में ऐसा, चलो ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
अगर कोई किसी सेट का हिस्सा है, कोई एलिमेंट, तो कहेंगे दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स टू के लिए ऐसा साइन बनाना है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा नहीं है तो कहेंगे दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें तो हम कहेंगे कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए का हिस्सा है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, 2 भी सेट ए के अंदर लिखा है। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, आप देख सकते हो 3 भी सेट ए के अंदर है। एंड सिमिलरली 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 भी सेट ए के अंदर है, परंतु 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 5 तो है ही नहीं सेट ए के अंदर। दिख रहा है क्या 5? 1 2 3 4 तक ही है। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 100 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो है सेट के अंदर उनके लिए ऐसा लिखना है, जो नहीं है उनके लिए ऐसा लिखना है। ये ई का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू, और ई को कट कर दोगे तो डू नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ऑल गुड। व्हाट इज सेट? बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट क्लियर है। एलिमेंट क्या होते हैं, सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब सेट के अंदर ना एलिमेंट्स लिखते कैसे हैं? अभी तक ना मैंने आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बताया, जिसमें मैंने सिर्फ आपसे, जिसे आप यहाँ देख सकते हो, सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स ना रखवा दिए थे। जैसे मैंने कहा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10, तो बस मैंने रैंडमली आंसर लिख दिया कि इवन नंबर्स लेस देन 10 क्या होंगे? इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 2 4 6 8, ठीक है, दीज आर द इवन नेचुरल नंबर्स जो 10 से छोटे हैं। परंतु ये सेट के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये तो बस मैंने लिख दिया था कि हाँ स्टूडेंट एक्स ने ये आंसर कहा, स्टूडेंट वाई ने ये आंसर कहा। अब सेट में रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको? तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आप आएंगे यहाँ पे, जब पहचान लिया तो रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगा। आ जाओ रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करें। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा याद रखना, जो भी सेट है उसे पहले आपको एक नाम देना होगा, और वो नाम हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाता है। तो मैंने लिखा यहाँ कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या दिखा रहा है? सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जो भी सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेट के फॉर्मेट में लिखूंगी तो मैं अपने सेट को एक नाम दूंगी, और वो जो भी नाम होगा इट विल बी अ कैपिटल लेटर। अभी हमने सिर्फ पहचाना है, अब मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ कि लिखना कैसे है। तो आपको एक नाम देना है एंड दिस नाम शुड बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब सेट के अंदर आप जो भी एलिमेंट लिखते हो वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। सेट के अंदर हमेशा, मतलब आपको जो भी एलिमेंट्स लिखना है ना, तो भैया कर्ली ब्रेसेस तो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। अब इसको सेट में लिखना है तो पहले मैंने इसको एक नाम दिया, a इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके एलिमेंट क्या क्या आएंगे? नेचुरल नंबर्स लेस देन 8 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अभी ये सेट नहीं है। जैसे ही मैं इसको ऐसा कर्ली ब्रेसेस में बना दूंगी तो ये सेट हो जाएगा। तो सेट में जब आप एलिमेंट्स लिखते हो तो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हो और कर्ली ब्रेसेस से एंड करते हो, फिर आप एलिमेंट लिखते हो, कॉमा लगा देते हो। ये सब कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन है? इन्हें ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स या एलिमेंट कहते हैं। और कभी अगर ये ऑब्जेक्ट्स अल्फाबेट होते हैं तो उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का कलेक्शन, तो कौन कौन होंगे वॉवेल्स? ए ई आई ओ यू। इसको ऐसा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है और एक सेट का नाम दे देना है, सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू। अब ये जो ए ई आई ओ यू है ये आपके कौन है? एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, मेंबर्स है। और ये एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अभी तक सिर्फ पहचानना सिखाया था, इसलिए कर्ली ब्रेसेस में स्टार्टिंग की स्लाइड्स में नहीं लिखा। जब पहचानना सीख गए हो तो अब लिखना सीखना है कि लिखते कैसे हैं। कैसे लिखना है?
जो भी कलेक्शन बोल रहे हैं अगर वो सेट है तो भैया उसको लिखने के लिए पहले एक नाम दे दो, सपोज कैपिटल ए, फिर इज इक्वल टू बना दो, फिर जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं उन्हें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है और कॉमा लगा देना है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मेंबर्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अगर कोई अल्फ़ाबेट इसमें आता है जैसे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, तो दोज अल्फ़ाबेट्स शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। इन अल्फ़ाबेट्स को आपको छोटे लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, क्योंकि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर है। कर्ली ब्रेसेस शुरुआत, एंड, एलिमेंट्स, कॉमा, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ये लिखने का तरीका होता है। ये समझ में आ गया हमको। अब हम बात करेंगे द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, और ऐसा नहीं कि मैम एक सीख लो, एक को सीखने की जरूरत नहीं है ना, आपको दोनों ही सीखना है क्योंकि इसी पे बनते हैं सवाल। सो फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वेरी सिंपल, ये जो लिखा है ना मैंने रिप्रेजेंटेशन, ये रोस्टर फॉर्म ही है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, इसके थ्रू भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हमको थोड़ा सा ना डिकोड करना होता है, प्रॉपर्टीज लिखनी होती है और नंबर्स की पहचान अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्लास 11 सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक सीरीज आई थी 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। किसी को याद है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो उस नंबर सिस्टम वाले वीडियो लेक्चर को एक बार आप लोग ज़रूर देखना, उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार नंबर सिस्टम को देखो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ठीक है, छोटा सा ही वीडियो है। जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सब आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और वो आना चाहिए, उसके बाद ही आप सेट के क्वेश्चंस को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैंने आपको कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है, हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, एंड द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही आने चाहिए। पेपर में सवाल कैसा आता है? रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन देके सेट बिल्डर में कन्वर्ट करवाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन देके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाता है। ठीक है, अब एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को। जब वो सीख जाएंगे फिर सेट बिल्डर फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब हम डिस्कस करेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से आपको अपने सेट को रिप्रेजेंट करना है ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखो जी, इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। किसके अंदर? ब्रेसेस के अंदर। सो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको सभी एलिमेंट्स को लिख देना है जो सेट के अंदर आ रहे हैं, और उन एलिमेंट्स को सेपरेट करना है कॉमा से। तो जब आप इस तरीके से लिख देते हो तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। और आपको पता है सेट को रिप्रेजेंट तो करते हैं कैपिटल लेटर से, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख देना कोई। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या है जी? इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेट ए, सो सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, एलिमेंट लिखा, कॉमा लगाया, एलिमेंट लिखा, कॉमा, एलिमेंट, कॉमा, एलिमेंट, कॉमा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो। तो ये जो है इसे हम कहते हैं इट इज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म सबको समझ में आया? कैसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में? सबसे पहले सेट का नाम कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रेसेस खोलो, राइट, और उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखना है कॉमा लगा लगा के। तो ये बन जाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है? रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस। तो जब भी आप लोग किसी वर्ड को, ठीक है, उस किसी वर्ड के लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हो, तो उस वर्ड में अगर कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है तो उस रिपीटेड लेटर को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल बताऊंगी, समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो, रिपीटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। सो रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस, या फिर रिपीटेशन मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज़ नो रिलेवेंस। किस ऑर्डर में एलिमेंट को लिखना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। एक डी सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, ठीक है। इस स्कूल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उसका सेट बनाओ। तो हमने कहा ठीक है जी, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि वो ही पढ़ा है अभी हमने। कर्ली ब्रेसेस बनाया, तो इस स्कूल शब्द के अंदर कौन कौन से लेटर हैं? एस, एस लिख दिया, और कहीं एस है क्या? नहीं। सी, सी लिख दिया, ठीक है। एच, एच लिख दिया, ठीक है। ओ लिख दिया, 2 बार ओ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? एल, तो एल लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा और क्या बताया आपको कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको अपने रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखो तो 2-2 या 3-3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसा मत लिख के आना एस सी, मतलब एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल, ऐसा नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है? जो भी लेटर्स आए हैं स्कूल शब्द में उन्हें लिखो, वो भी एक एक बार। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है इग्नोर इट, एक ही बार लिखना है। और जिस भी आप ऑर्डर में लिखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं दोनों ही सही है। सो ऑर्डर ऐसा नहीं कि मतलब जिस ऑर्डर में ये स्कूल की स्पेलिंग लिखी है उसी ऑर्डर में अल्फ़ाबेट लिखना है ना, आपको बस अल्फ़ाबेट लिखना है जो इस लेटर में, इस वर्ड में आए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिखो, बोथ आर करेक्ट। आई होप ये क्लियर है। तो हमने रोस्टर फॉर्म में क्या सीखा? हमने रोस्टर फॉर्म में ये सीखा कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखो, ठीक है, और ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, आंसर सही है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको इन सेट को लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट का नाम कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रेसेस खोलो, जो भी एलिमेंट है एलिमेंट को लिखो, कॉमा लगाओ, एलिमेंट को लिखो, कॉमा लगाओ, और फिर कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो, ठीक है। ओके, अब पहला सेट है मेरे पास A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के सभी फैक्टर्स लिखो। तो ठीक है, जो भी 24 के फैक्टर्स होते हैं उन्हें रिकॉल करो, राइट। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते जाओ, कॉमा लगाते जाओ, ठीक है मैम। तो यहाँ पे आप लिखोगे, सेट का नाम कैपिटल A है तो कैपिटल A ही लिखा मैंने। 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 8, उसके बाद आप जाएंगे 8 के बाद आ जाओ 12 एंड 24 के पास। तो ये सभी 24 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4 6 8 12 24। कैसे लिखा रोस्टर फॉर्म में? सेट का नाम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, एलिमेंट लिखा, कॉमा लगाया, एलिमेंट लिखा, कॉमा लगाया, और जब सारे एलिमेंट लिख लिए तो कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे सभी ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए हमको, तो ठीक है जी। तो यहाँ पे नाम लिख दिया सेट B, कर्ली ब्रेसेस, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स। सो दिस इज 1 3 5 7 9। ये सब 10 से छोटे हैं, ऑड है और नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो बी का मतलब सेकंड का आंसर भी हमने लिख दिया। कैसे लिखा रोस्टर फॉर्म में? सेट का नाम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को लिस्ट किया, कॉमा लगाया, दैट्स इट, हो गया रोस्टर फॉर्म। बस एलिमेंट लिखना है आपको, ठीक है। चलिए जी, थर्ड देखिए, C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। 30 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स लिखना है आपको। तो 30 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगे? तो 30 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स आप लिखेंगे यहाँ पे। सो प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 11
13, उसके बाद क्या आएगा 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, देन 20, 21, 22, 23 और उसके बाद 29। तो ये हैं आपके प्राइम नंबर्स जो 30 से छोटे हैं। किसी को डाउट तो नहीं है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये वो ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, तो 30 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा के सेपरेट करते जाओ। तो आपके पास क्या आया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं अपन लोग फोर्थ पार्ट। D इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बना दो, लिख दो रोस्टर फॉर्म में। हमने कहा ठीक है जी, हमको पता है कि रिपीटेशन नहीं करना है और किसी भी सीक्वेंस में ऑर्डर में लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं तो नॉर्मल सीक्वेंस ही फॉलो कर लेती हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है? M, तो हमने M लिखा। हाँ, एक बात और, मैम आपने कहा था कि एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। आप यहाँ एलिमेंट को कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैं इसमें से उठा रही हूँ ना शब्द, मैं इसमें से उठा रही हूँ ना लेटर, और लेटर यहाँ कैपिटल है तो मैंने कैपिटल लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर हमारे पास चॉइस होता है तो हम स्मॉल लिखेंगे। जैसे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल U मत लिखना। आपके पास चॉइस है ना, स्मॉल a, स्मॉल e, स्मॉल i, स्मॉल o एंड स्मॉल u ही लिख के आओगे। यहाँ पे मेरे पास चॉइस नहीं है, जैसा लिखा है मैं वैसा लिख रही हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इधर। सो m लिखा। अब जितने भी m एक्स्ट्रा है यहाँ पे सब हटा दो ताकि दोबारा ना लिखें अपन। फिर m के बाद क्या लिखा है? a, तो जितने भी a है सबको हटा दो क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है हमको। ठीक है, फिर क्या है? t, तो t जितने भी हैं हटा दो, लिख दिया एक बार। रिपीटेशन क्यों करें? कोई मतलब ही नहीं रिपीटेशन करने का, तो हम नहीं कर रहे रिपीटेशन। ठीक है, MAT। उसके बाद क्या है? H, तो हमने H लिखा और बाकी कोई H है गायब कर दो। फिर हमने लिखा E, कहीं और E है क्या? नहीं है, चलो ठीक है। फिर हमने लिखा I, तो गायब कर दो। फिर हमने लिखा C, गायब करो। फिर हमने लिखा S, गायब करो। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छे से लिखना थोड़ा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखा, कॉमा लगा दिया, MATHEICS, दैट्स इट, हो गया रोस्टर फॉर्म। कुछ डिफिकल्ट लगा रोस्टर फॉर्म में क्या कर रहे हैं? तो हमने क्या ही किया रोस्टर फॉर्म में? सबसे पहली चीज़ कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को लिखना है कॉमा लगा के। बस पता होना चाहिए कौन कौन सा एलिमेंट, वो तो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। सेट बिल्डर फॉर्म, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म को ना मैं आपको सोच रही हूँ थोड़ा एग्जाम्पल से बताऊँ और उसके बाद आपको उसकी थ्योरी समझाऊँ कि बेसिकली हो क्या रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ थ्योरी को समझेंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। इस एग्जाम्पल से ना आप सेट बिल्डर फॉर्म बहुत आसानी से समझ जाओगे। थ्योरी भी बताऊंगी क्या लिखा है उसमें, एक एक चीज़ समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ तो मज़ा आएगा। बेसिकली पता है क्या होगा ना, आपको एक सेट देंगे ये लोग। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। आपको रोस्टर फॉर्म गिवन होगा और उसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहली चीज़, कैसे पता चलेगा सेट बिल्डर में लिखना है? क्वेश्चन वाले रोस्टर फॉर्म में आपको देंगे और लिख देंगे कि इसको सेट बिल्डर में लिखो। ठीक है, मतलब एक चीज़ तो हमको क्लियर है कि रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है? तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में तब आप आसानी से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो जब आपको नंबर सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज हो और आपको अपना ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना होगा। और खुशी की बात यह है कि जितने भी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप ना यहाँ पे एक एक नंबर को देखो। ठीक है, आपको एक एक नंबर को देखना है और थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि आखिरकार ये नंबर बना कैसे है। जब आप ये डिकोड कर लोगे ना,
तो आप 2 मिनट के अंदर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके आ जाओगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है। तो मैं यहाँ पे रखे एक एक एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रही हूँ। एलिमेंट है 2, 4, 8, 16, 32। मैम अभी तो आपने बताया ही नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, अभी मतलब क्या उसका प्रोसीजर है, आएंगे उस पे, पहले ऑब्जर्व करो, पहले जरा देखो कि ये बना कैसे है, फिर थ्योरी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है मैम। तो मैम यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कौन कौन है, 2, 4, 8, 16, 32। इसको देख के सोचो ये बना कैसे है। ये सब इवन नंबर्स हैं, हाँ ऑल आर इवन नंबर्स। क्या ये सब एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 होता है, 6 नहीं है, पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। 2, 4, 8, 16, 32 कैसे बना होगा ये सब क्या है, इवन नंबर्स तो हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि दे ऑल आर इवन नंबर, तो ऐसे तो इसमें बहुत सारे इवन नंबर्स और हैं जो आ सकते थे, वो तो नहीं आए हैं, है ना। कोई डेफिनेट पैटर्न सोचो। अगर इसको बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखेगा यार ये 2 की पावर 1 है, 4 2 की पावर 2 है, 8 2 की पावर 3 है, 16 2 की पावर 4 है, 32 2 की पावर 5 है। ये बेसिकली ऐसे बना है ना। यहाँ पे एक पैटर्न है जो कॉमन है, क्या, 2 की पावर n। और ये n क्या है, ये n तो भैया नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 पावर देखो, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो मैम बहुत सारे होते हैं, ये तो सिर्फ 5 तक है, 1 से स्टार्ट हुआ है 5 पे खत्म हुआ है। इसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आपका जो ये नेचुरल नंबर है 1 और 5 के बीच में है। अब यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो मुझे 2 की पावर 1 2 मिल जाएगा। अगर मैंने 2 डाला 2 की पावर 2 4, 3 डाला 2 की पावर 3, 4 डाला 2 की पावर 4, 5 डाला 2 की पावर 5, मुझे यही एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मतलब क्या करना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में ऑब्जर्वेशन करना है, आपको ये डिकोड करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट है आखिरकार ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे बने होंगे, वो आपको पकड़ लेना है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर आ जाओगे। जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि ये सब ना ठीक है इवन नंबर थे, लेकिन स्टिल ऐसे और भी इवन नंबर्स हैं जो इस सेट में है ही नहीं। कैसे लिखूं मैं इसको, मैं ऐसा लिख दूं कि इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। तो ऐसे अगर मैंने कहा सेट ऑफ इवन नंबर तो बच्चे बोलने लगेंगे 2 4 6 8 10 12, वो सब तो नहीं है ना। इसमें क्या क्या है, इसमें है 2 4 8 16 32। तो मुझको एक ऐसी डेफिनेशन बनानी है, एक ऐसी कॉमन डेफिनेशन जो इसका हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करे। तो मैंने बनाया 2 की पावर n और इन सब एलिमेंट को मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया x, कि भैया ये सब तो x है। कैसे x है, x इज इक्वल टू 2 की पावर n। इन सबको मैंने x कह दिया। क्या है ये सब x है और एक कॉमन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कॉमन डेफिनेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पे n नेचुरल नंबर है और n 1 से 5 के बीच में है। अब आप एलिमेंट डालते जाओ, आपको ये एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऑब्जर्वेशन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पकड़ना है। आपको ऐसा ऑब्जर्व करना है कि मैं इन सब एलिमेंट को एक कॉमन वेरिएबल दे दूं। जैसे मैंने कह दिया ये सब x है, तो भैया x की डेफिनेशन क्या है, 2 की पावर n। अब यहाँ पे मैं n की वैल्यू डालती जाऊँ, मुझे ये सब मिल जाएंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे, उन सबको एक x बोल सको और उसकी डेफिनेशन बना सको, और फिर इसकी डेफिनेशन में आप ये एलिमेंट्स डालो तो भैया यही एलिमेंट मिल जाए। तो ये जो डेफिनेशन तरीके से आप लिखते हो ना, दिस इज बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब थ्योरी पे आते हैं। इतना पढ़ लिया, अब थ्योरी पे आते हैं। अब समझते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। In the set builder form, we list the property or the properties satisfied by all the elements of the set. यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं जो इस सेट के अंदर रखे सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करें। ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, इस सेट के अंदर सभी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं।
मैं 1 डालूंगी ये मिलेगा, 2 डालूंगी ये, 3 डालूंगी ये, 4 डाला तो ये, 5 डाला तो ये। हर एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो, सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और लिखते कैसे हैं देखो, वी राइट। अब लिखने का तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट करते जाओ। इसे कैसे लिखते हैं अपन, वी राइट, इधर भी कर्ली ब्रेसेस आता है, जितने भी एलिमेंट है उन सबको एक नाम दे देते हैं x, फिर कोलन लगाते हैं। ये लिखने का तरीका है, कोलन नहीं लगाया नंबर नहीं मिलेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी आपके सेट के अंदर एलिमेंट थे उसको नाम देना है x, फिर आपको ऐसा कोलन लगाना है और x क्या प्रॉपर्टी से बना है, x की क्या डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिख देना है, और फिर आपका कर्ली ब्रेसेस बंद कर देना है। ठीक है, और इसे पढ़ते कैसे हैं, द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट ईच x हैज प्रॉपर्टी p। जो भी प्रॉपर्टी लिखा है आपके सेट में जितने भी x है वो सब उस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, आएगा धीरे धीरे। ठीक है, और सुनो, इन दिस डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। ये डिस्क्रिप्शन में जो लिखने का तरीका है, इसमें जो ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल। इसे हम कैसे रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल। कर्ली ब्रेसेस रीड नहीं करते, क्या रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल। और जो ये कोलन होता है इसे रीड करते हैं सच दैट। इसे क्या रीड करते हैं, सच दैट। तो कर्ली ब्रेसेस को क्या रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल। कोलन को क्या रीड करते हैं, सच दैट। तभी तो कहा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x सेटिस्फाई प्रॉपर्टी p। रीड करने का तरीका, मैथ्स को ना रीड करना भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर्ली ब्रेसेस x कोलन x सेटिस्फाई प्रॉपर्टी p, मजा नहीं आएगा। ठीक है, कैसे रीड करोगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, कोलन का मतलब क्या है, सच दैट x satisfies the property p। एग्जाम्पल, ठीक है, a is equal to, इसे क्या रीड करोगे, the set of all x such that x is a natural number and x greater than 3, x less than 10। ये प्रॉपर्टी हो गई, ये x की प्रॉपर्टी हो गई क्या, कि भैया x नेचुरल नंबर है परंतु 3 से बड़ा 10 से छोटा। क्या क्या आएगा इसके अंदर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसके एलिमेंट आ जाएंगे। ये जो लिखा है ना, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। रीड करो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x लाइज बिटवीन 3 and 10। और वो सब क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब सेट A के अंदर आएंगे। या सिर्फ मैंने पढ़ना सिखाया। और ये जो है ना, दिस इज प्रॉपर्टी या डेफिनेशन ऑफ x। देखो, एक सेट A था, इसके अंदर एलिमेंट थे 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझको इसको लिखना था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगी मैं कहूंगी इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x है वो 3 से बड़ा 10 से छोटा। लिख दिया ऐसे, ऐसा लिखूं एक ही चीज है, आएगा तो यही आंसर। ठीक है, इन सब को मैंने कह दिया कि ये x है और फिर इसकी प्रॉपर्टी बना दी कि भैया x नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा 10 से छोटा है, तो मुझे यही मिलेगा। यही लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट होगी यहाँ पे। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपकी डेफिनेशन, आपकी फ्रेंड की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। अगर दोनों ने सही लिखा है तो टीचर दोनों को मार्क्स देगी। ठीक है, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट है, कर्ली ब्रेसेस को क्या रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल। ये x तो फिक्स है, यहाँ पे सेट का नाम वो तो कॉमन है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखो, ब्रैकेट बंद करो। ये तरीका है आपके सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। राइट द सेट A इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के आना है, तो ठीक है जी, लिख देते हैं। सबसे पहले हम खुद समझते हैं, डिकोड करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को लेकर आते हैं। तो सेट A के अंदर ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं, इनका नेचर क्या है। अगर मैं देखूं
तो सेट ए के अंदर बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8, ऐसे ही लग रहा है ना, ये सब नेचुरल नंबर हैं, 8 से छोटे हैं, राइट। चलो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इन सबको मैंने क्या कहा, एक्स कह दिया। अब कैसे लिखूं, यहां पे लिखूंगी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू का कंसेप्ट बताया ना मैंने, एक्स नेचुरल नंबर के परिवार से है परंतु सीमित है। कितना, x belongs to natural number and x is less than 8, है ना। x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता है इसमें कि देखो जी सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर आता 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, आगे तक जा रहे हो, परंतु यहाँ पे आगे तक नहीं जा रहे, यहाँ पे सिर्फ 7 तक ही लिख रहे हो। तो हम कैसे लिखेंगे कि भैया इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, ये सभी एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स तो 8 से छोटा है। अब हर बच्चा इसमें यही आंसर लिख कर आएगा। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू 7, फिर भी यही आएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं वही कह रही हूं, आंसर वेरी कर सकता है लेकिन आंसर आना सेम चाहिए। मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखो तो सबका यही आंसर आना चाहिए। तो मैम आपकी डेफिनेशन चेक करेंगे और आपको नंबर दे देंगी, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, ओके जी, राइट। चलो आ जाओ, ये डेफिनेशन देख लो आप, ये अभी सिखाई थी आपको, ऑब्जर्वेशन पावर, ठीक है। अगर हम अपने सेट सी को देखें ना ध्यान से, तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है। लिख देते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, इन सबको एक्स कहना है, सच दैट एक्स का डिजाइन क्या है, 2 की पावर n टाइप का, 2 फिक्स है, ऊपर वाला n पावर जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये n क्या है जी, ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के परिवार को, लेकिन सीमित है। कहां से कहां तक है, ये जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 है, दैट्स इट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आई होप सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है। अब चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अच्छा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे आने से पहले कुछ मैथमेटिकल सेट्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लिखा ना x बिलोंग्स टू n, तो वो n क्या था, नेचुरल नंबर था। सो कैपिटल N बेसिकली डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कैपिटल N नेचुरल नंबर के लिए आप कैपिटल N यूज कर लेते हो। सो कैपिटल N क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उसको आप Z से डिनोट कर सकते हो। फिर बात करते हैं Q क्या है, बेसिकली सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन्हें आप Q से रिप्रेजेंट करते हो। R क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कभी कभी आप देखते हो Z पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, R पॉजिटिव, तो अगर Z के ऊपर पॉजिटिव का निशान बना है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर Q के ऊपर पॉजिटिव का निशान बना है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R के ऊपर पॉजिटिव का निशान बना है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ मैथमेटिकल सेट है, ये फिक्स्ड है। जैसे कैपिटल N अगर कभी भी दिखे तो ये अंडरस्टूड है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सेट होता है उसे आप कैपिटल N से डिनोट करते हो। Z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी रिफर कर लेना इस चीज के लिए। अब आते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे। पहला क्वेश्चन, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। इसका सोल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले सोल्यूशन निकालते हैं,
फिर सोल्यूशन का सेट बनाएंगे और रोस्टर फॉर्म में लिख कर आ जाएंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट कॉमा एलिमेंट कॉमा एलिमेंट ब्रेसेस बंद। ठीक है, तो सोल्यूशन का सेट बनाना है तो पहले भैया सोल्यूशन निकाल तो लो, आ जाओ सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दूँ। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे पॉजिटिव x आना चाहिए, तो +2x -x -2 इक्वल टू 0। इनका इंटू करूंगी तो -2 आएगा, मतलब -2x² प्लस माइनस करने पे +x आएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो दिस इज x + 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो दिस इज x + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट बना लो, x - 1 x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, x की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन का सेट बनाओ, रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो ठीक है जी, रोस्टर फॉर्म में लिख दो 1, -2, ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, इनने कहा था राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो सोल्यूशन में आ रहा है 1 - 2, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट लिख दो, चाहो तो भैया सेट को नाम भी दे दो, दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एग्जाम्पल 1 डन। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। राइट द सेट दिस इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमने कहा ठीक है, सेट क्या है, अच्छा रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्मेट में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कैसे पढ़ोगे इसको, कर्ली ब्रेसेस मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या बोल रहे, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40। ठीक है, लिख दो रोस्टर फॉर्म में, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो। आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनका स्क्वायर 40 से कम हो। तो ठीक है जी, लिख देते हैं। 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 40 से कम होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी है। 2 ले लो, 2 का स्क्वायर भी 40 से कम है। 3 भी ले लो, 3 का स्क्वायर भी 40 से कम होगा। 4 का स्क्वायर भी 40 से कम है। 5 का स्क्वायर भी 40 से कम है। 6 का स्क्वायर भी 40 से कम है। 7 का स्क्वायर 40 से कम नहीं है। तो बस यही सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सो इन्होंने कहा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a positive integer and x² is less than 40। x एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर 40 से कम है। तो विल स्टार्ट विद 1, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 1 का स्क्वायर 40 से कम है, 2 का स्क्वायर 40 से कम, 3 का स्क्वायर 9 40 से कम है, 4 का स्क्वायर 16 40 से कम, 5 का स्क्वायर 25 40 से कम, 6 का स्क्वायर 36 वो भी 40 से कम, परंतु 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 40 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर था, ये इसका रोस्टर हो गया। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाओ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। पहले स्टडी करते हैं कैसे बना है ये। 1 4 9 16 25, ये तो श्योर है सेट बिल्डर में जब लिखेंगे ये तो श्योर है कि ऐसा तो लिखना है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। ठीक है, अब ये इन सब को ना मैं x कहना चाह रही हूँ। और एक और बात सुनो, ये खत्म नहीं हुआ है। ये 3 डॉट का मतलब क्या है पता है, इसके आगे और भी इसी पैटर्न के एलिमेंट आएंगे और वो अनंत हैं, चलते जा रहे हैं, रुकना तो है ही नहीं। तो 3 डॉट का मतलब मैथ्स में होता है इनफाइनाइट। सेम पैटर्न को फॉलो करना है इनफाइनाइट तक, आपको इन्फिनिटी तक चलते जाना है और सेम पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, सो दिस इज 1 4 9 16 25 सो ऑन। 3 डॉट का मतलब है सो ऑन, इनफाइनाइट। इसी पैटर्न के एलिमेंट्स आगे आएंगे। ठीक है, वो तो समझ गए मैम। अब ये पैटर्न है क्या, इस पैटर्न को तोड़ो तभी मैं जाके इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाऊंगी। ठीक है, तो पैटर्न क्या है तो देख के समझ में आ रहा है, स्क्वायर है। देखो ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर होगा। पैटर्न क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो मैं कह सकती हूँ कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
x इज इक्वल टू n टू द पावर 2, क्योंकि 2 फिक्स है ना, n वेरी कर रहा है। और ये n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। और आगे तक चले जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो इन्हें बोला नहीं, तो हम इतने पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, ऐसा लिख दो, काम खत्म, बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। आपने कैसे लिखा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इन सबको मैंने एक्स कहा, और एक्स की डेफिनेशन क्या है, एन स्क्वायर। यहाँ पे एन क्या है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस अब सब जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाना है हमको भी नहीं पता, क्योंकि सो ऑन है, 3 डॉट लगे हैं, इनफाइनाइट है। आपने बस बता दिया भैया शुरुआत कैसी है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है n, तो यहाँ पे डाल दो सारे नेचुरल नंबर। 1 डाला तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे 4 मिलेगा, 3 रखोगे 9 मिलेगा, 4 रखोगे 16, 5 रखोगे 25, 6 रखोगे 36 एंड सो ऑन। सेम पैटर्न के आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आई होप एग्जाम्पल 3 क्लियर है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले इसको डिकोड करोगे कि भैया सेट बिल्डर फॉर्म में तो प्रॉपर्टी लिखी जाती है। तो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इतना मैंने लिख लिया। ठीक है, इन सबको मुझे क्या बोलना है, ये सब एक्स है, लेकिन कैसे बने हैं ये, क्या प्रॉपर्टी है, क्या डेफिनेशन है इन सब एक्स की, वो डिकोड करते हैं। मुझे इन सबको एक्स कहना है। ठीक है, अगर मैं इन्हें देखूं तो ये फ्रैक्शन है, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो भी है, डिनोमिनेटर उससे 1 ज्यादा है। न्यूमरेटर जो भी है, डिनोमिनेटर उससे 1 ज्यादा है। 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7। शुरुआत हुई है 1 से एंड 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो भी मेरे एलिमेंट है, मैं इनको ऐसा लिख सकती हूँ n/n+1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो अनंत होते हैं भैया, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं ना। तो हमको कौन से नेचुरल नंबर चाहिए, हमको वो नेचुरल नंबर चाहिए जो 1 हो। ठीक है, मतलब 1 हो और 1 से बड़ा हो, लेकिन 1 से कितना बड़ा भैया, 6 तक, 6 हो और 6 से छोटा। इतने नेचुरल नंबर में हमारे सभी नंबर्स बन जाएंगे। चेक कर लो, 1 डाला तो 1/1+1, 1/2। 2 रखोगे तो 2/2+1, 2/3। 3+1, 3/4। 4+1, 4/5। 5+1, 5/6। 6 रखा तो 6+1, 7। दैट्स इट, हो गया। जितने एलिमेंट थे वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। परंतु नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की एक रेंज है, उसे हमने फिक्स कर दिया, वो रही, ये रही वो रेंज। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 6। 1 है, 1 से बड़ा है, 6 है, 6 से छोटा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके n है। तो ये सब जब यहाँ डालोगे तो आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, डन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इजी लग रहा है? ठीक है, चलिए जी लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 5, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो भैया ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है प्रिंसिपल, यहाँ देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसका क्या है, फर्स्ट का तो डी है, ये लिखा है 0 सेट के अंदर। क्या है यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे आपके पास 0 है। अच्छा इसको देखो,
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करोगे तो एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इक्वल टू 0। एक्स इंटीजर है और एक्स 0 है, तो भैया ये रहा। उसको अभी कभी इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा है तब ये 0 आएगा, ठीक है। तो सेकंड का क्या आंसर है, सी आंसर है। फिर आ जाओ 1 2 3 6 9 18। अच्छा, तो यहाँ देखिए अगर आप ऑप्शन ए को द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर भी है 18 के, ये सब 18 को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब थर्ड का क्या ऑप्शन है, ए। फोर्थ देखिए 3 - 3, इधर आ जाओ। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स एक इंटीजर है और ये इक्वेशन है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो एक्स की वैल्यू +-3 ही आएगी और वो ही मेरे पास रखा है। तो फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ का आंसर बी आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था, रोस्टर फॉर्म है, अपने आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो आप लोग एकदम सही ही मार्क करके आओगे, राइट। सो आई होप कि वार्म अप हो गया है, सेट पहचान लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया। 1.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, फिर उस क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो, फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है वो सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड मिल जाएंगे। तो आपको जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।